अस्सलाम वालेकुम। आज हम सपोर्ट एंड मूवमेंट के किप्स के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने लगे हैं। तो बढ़ते हैं पहले नंबर एमसीक्यू की जानिब। तो हमारे पास पहला एमसीक्यू है, अ स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स और कार्टिलेज के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि इनकरेक्ट है या फॉल्स है। तो वन बाय वन इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारे पास कि बोथ कंटेन लिविंग सेल्स, बिल्कुल सही बात है। बोन्स के भी सेल्स और कार्टिलेज के भी सेल्स दोनों लिविंग होते हैं। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन हमारे पास कि बोथ कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, लिविंग सेल्स। इसमें एक चीज़ गलत हो जाती है कि चले मान लेते हैं कि बोन्स के तीन टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। आपको पता हो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और इसके अलावा ऑस्टियोसाइट्स। पर कार्टिलेज के सिर्फ और सिर्फ एक तरह के ही सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो बाकी के स्टेटमेंट्स देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है या नहीं। ऑप्शन सी, बोथ हैव ग्राउंड मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन, बिल्कुल ठीक बात है। और ऑप्शन डी, बोथ आर पार्ट ऑफ इंडोस्केलेटन, बिल्कुल ये दोनों ही इंडोस्केलेटन को बनाते हैं, इंडोस्केलेटन के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज और आर प्रेजेंट इन आवर रेस्पिरेटरी पैसेज। आपको बता दूं कि कार्टिलेज जिन सेल्स, अच्छा कार्टिलेज तीन टाइप्स के होते हैं। पहला फिब्रो कार्टिलेज, सेकेंडली इलास्टिक कार्टिलेज और थर्ड हमारे पास होते हैं हाइलीन कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज वो कार्टिलेज होते हैं जो कि हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में मौजूद होते हैं। हाइलीन कार्टिलेज हमारे लॉन्ग बोन्स की एंडिंग्स पर मौजूद होते हैं और उसके अलावा इनकी दूसरी जगह ये भी है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद होती है, ट्रैकिया वगैरह में। उसके अलावा इलास्टिक कार्टिलेज जो कि ईयर की पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर होता है उसकी पिन्ना पर मौजूद होता है, जबकि इसकी जो दूसरी लोकेशन है वो है एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस की जो ऊपर कवरिंग होती है, जो ढक्कन होता है जो बंद होता है जब फूड हम स्वेलो करते हैं तब, तो उस पर भी वो भी असल में कार्टिलेज का बना होता है, वो होता है असल में इलास्टिक कार्टिलेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी पैसेज में कौन सी आपके पास कार्टिलेज आ जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, हाइलीन कार्टिलेज। लॉन्ग बोन्स की एंडिंग्स पर मौजूद होते हैं, उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मौजूद होता है। क्वेश्चन थ्री हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कोलेजन एक्सेप्ट। कोलेजन के बारे में एक चीज़ गलत दी गई है, बताएं कौन सी। अच्छा, कोलेजन के बारे में पहले बता दूं कि कोलेजन असल में हमारे पास एक लिविंग प्रोटीन होती है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन भी इसे कहा जाता है हमारी बॉडी की, और ये बाय नेचर इनइलास्टिक होती है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। अच्छा, आप ऑप्शन ए में इन इलास्टिक, बिल्कुल ये इन इलास्टिक ही होती है। ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन सी लिविंग, बिल्कुल ये लिविंग होती है। ऑप्शन डी प्रोटीन, यकीनन मैंने बताया आपको कि प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन। अच्छा, फोर्थ एमसीक्यू, कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग अराउंड अ मसल दैट इज फाउंड कंटिन्यूस विद टेंडन्स। आपकी जो मसल है उसके अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम बताना है भाई। ये एक लेयर होती है अराउंड आर टेंडन्स या अराउंड आर आप मसल्स के लें, जिसका नाम है इपीमाइसियम। तो यहाँ पर फोर्थ में इपीमाइसियम करेक्ट है। अच्छा, फिफ्थ एमसीक्यू, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी मसल का असल में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक आर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन सिक्स, irregular striations and involuntary control is related to।
यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है कि भाई वो कौन सी मसल है या वो कौन सी मसल का सेल है, मसल कह लें यहाँ पर बेहतर होगा, वो कौन सी मसल है जिस पे स्ट्राइशंस होती हैं या स्ट्राइटेड होती हैं, बट यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया हुआ है इरेगुलरली स्ट्राइटेड होती हैं, उसके अलावा इनवॉलेंट्री एक्शन है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे बॉडी में दो टाइप्स ऑफ ऐसी मसल्स हैं, दो ऐसी मसल्स हैं जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। नंबर वन स्मूथ मसल्स और नंबर टू कार्डियक मसल। सही है, एक तो ये और दूसरी ये। तो आंसर जो हमारा होना चाहिए इन दोनों में से कोई होना चाहिए। तो अब क्या चीज़ यहाँ पर डिसाइड करेगी, यहाँ पर स्ट्राइशंस डिसाइड करेंगे कौन सी मसल होती है जो स्ट्राइटेड होती है इन दोनों में से। तो ऑब्वियसली कार्डियक मसल हमारी स्ट्राइटेड मसल होती है। अच्छा, यहाँ पर अगर इरेगुलर की जगह रेगुलर होता और यहाँ पर इनवॉलेंट्री की जगह वॉलेंट्री होता तो हमारा आंसर जो करेक्ट होता वो स्केलेटल मसल सेल्स होता। क्वेश्चन 7, which one of the following is correct regarding ligaments and tendons? अच्छा, आपको ये बात बता दूं कि ligaments और tendons दोनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं। लेगामेंट्स एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइन करते हैं, जबकि टेंडन बोन को और मसल को दोनों को ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पर एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमने। ऑप्शन ए बोथ आर इनलास्टिक, बिल्कुल नहीं। टेंडन्स की जो नेचर होती है वो इनलास्टिक होती है, जबकि लेगामेंट्स इलास्टिक। सो बोथ के दोनों ऑप्शंस तो गलत हैं, जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। अच्छा, ऑप्शन डी देख लें, बोथ फॉर्म ज्वाइंट कैसल, ये भी गलत है। जो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन बी है, बोथ आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। पहले ही मैंने बताया कि दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू की टाइप हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्रेकियोरेडियलिसिस, ब्रेकियोरेडियलिस। अच्छा, ब्रेकियोरेडियलिस आपको बता दूं कि ये आपकी ये फोर आर्म की मसल होती है जो कि स्टार्ट ओरिजिन होती है आपके ह्यूमरस से और जाकर इंसर्ट होती है, लास्ट इसकी जो पॉइंट होती है वो होती है रेडियस। तो इनमें हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, ब्रेकियो रेडियलिस का जो फंक्शन है वो आप जब अपनी एल्बो को बैंड करते हैं तो बेंडिंग एक्शन जो होता है इस मसल की वजह से होता है। अच्छा, ऑप्शन ए देख लें कि ओरिजिनेट्स फ्रॉम रेडियस, बिल्कुल नहीं। मैंने बताया कि ह्यूमरस से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग इसकी जो होती है, ओरिजिनेशन जो इसकी होती है वो ह्यूमरस से होती है, जबकि इन दी एंड लास्ट में इंसर्ट होता है रेडियस में। तो ओरिजिनेशन यहाँ पर रेडियस से नहीं होती। ऑप्शन बी ओरिजिनेट्स फ्रॉम अल्ना, ये भी गलत है। ऑप्शन डी देख लें कि इज़ इंसर्टेड इनटू अल्ना, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया कि ओरिजिनेट ह्यूमरस से होती है और इंसर्ट जाकर रेडियस में होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 9th MCQ हमारे पास, द मेन फंक्शनल पार्टनर्स ऑफ बोन्स आर। बोन्स के फंक्शनल पार्टनर्स हमें बताने कि अच्छा, बोन्स और साथ में आपके स्केलेटल मसल्स दोनों ही पार्टनर्स हैं एक दूसरे के। दोनों का फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी को मूव करवाना, हमारी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक लोकोमोट करवाना, या उसके अलावा हमारे बोन्स तब तक काम सही से नहीं करते, मतलब मूवमेंट तब तक नहीं करते जब तक इनका साथ स्केलेटल मसल्स ना दें। सो बोथ आर फंक्शनल पार्टनर्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सार्कोलीमा इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ। अच्छा, सार्कोलीमा आपकी मसल के लेयर होती है, जिस तरह न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स वाले सेल्स, उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उन्हें हम न्यूरोलीमा कहते हैं। जस्ट लाइक दैट मसल की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। और ज़्यादातर जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लिपोप्रोटीन्स की बनी रहती हैं। एक उनमें फॉस्फोलिपिड होता है और दूसरा प्रोटीन मौजूद होता है। सो यहाँ पर जो बेटर ऑप्शन है सब में से वो ऑप्शन नंबर ए है, लिपोप्रोटीन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स इज। अर्लीस्ट फॉर्म यानी कि वो मसल जो सबसे पहले बनी थी एवोल्यूशन के हिसाब से, तो वो है आपकी
स्मूथ मसल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स सर्व्स एज द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। आपको बता दूं कि मसल का जो मेन फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल बाय नेचर होता है, उसे हम कहते हैं सार्कोमेयर, उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। और सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर, सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर में जो सेंटर में एक लाइन बनी हुई थी, एक हल्का सा बैंड होता है, उसे हम एम लाइन कहते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, अगर मैं सिंटेक्स के बुक के हिसाब से बता दूँ तो चैप्टर नंबर 2 है सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बैंड। ए बैंड के हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? अच्छा, ए बैंड के बारे में बता दूं, सार्कोमेयर में कुछ बैंड्स होते हैं, कुछ डार्क बैंड्स होते हैं और कुछ लाइट बैंड्स होते हैं। तो एक होता है आई बैंड और दूसरा है हमारे पास ए बैंड। अच्छा, इसके अलावा भी दो तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, एच जोन होता है और जेड बैंड होता है या जेड लाइन जिसे कहते हैं, जो कि दो सार्कोमेयर्स को एक दूसरे में ज्वाइन करवाती हैं। उसके अलावा एम लाइन होती है जो कि सेंटर में होती है। फिलहाल मैं इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा आपसे कि ए बैंड और आई बैंड और ए बैंड। आई बैंड आपका लाइट बैंड होता है जबकि ए बैंड आपका डार्क बैंड होता है। आई बैंड में सिर्फ आपके पास एक ही माइक्रोफिलामेंट इसमें मौजूद होता है जो कि एक्टिन होता है, जबकि ए बैंड में आपके पास दोनों ही माइक्रोफिलामेंट्स आ जाते हैं, मायोसिन भी और एक्टिन भी। इसी वजह से ये डार्क होता है। अच्छा, आई बैंड का जो आई आई से यहाँ पर मुराद है आइसोट्रॉपिक या नॉन पोलराइजिंग। नॉन पोलराइजिंग से मुराद कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, सही है। और ए बैंड मीन्स पोलराइजिंग, यानी कि वो लाइट को पोलराइज करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, सही है। अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ नीचे देखते हैं कि कौन सी चीज़ ए बैंड के लिए करेक्ट है। इट इज़ नॉन पोलराइजिंग। मैंने बताया कि आई बैंड आपके पास आई बैंड का जो फुल फॉर्म है आइसोट्रॉपिक और ये नॉन पोलराइजिंग होता है, जबकि ए बैंड जो कि एन आइसोट्रॉपिक होता है ये पोलराइजिंग होता है, तो नॉन पोलराइजिंग ही नहीं होता। दूसरी चीज़, इट कंटेन्स ओनली मायोसिन, ये बिल्कुल नहीं। मैंने बताया कि दोनों माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन और मायोसिन दोनों मौजूद होते हैं, इसलिए ये भी गलत है। आइसोट्रॉपिक होता है ए बैंड, एन आइसोट्रॉपिक होता है, तो ये भी चीज़ गलत है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि मायोसिन एक्ट एज अ पोलराइजर ऑफ लाइट। मैंने ये चीज़ बता दी आपको, ये पोलराइजर ऑफ लाइट होता है और ये पोलराइजेशन वाला जो अमल होता है वो मायोसिन की मदद से होता है। क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म बिटवीन, क्रॉस ब्रिजेस किन दो मायोफिलामेंट्स के दरमियान बनते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपके एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन के फिलामेंट्स और मायोसिन के हेड जो कि बल्बस हेड्स होते हैं उनके दरमियान क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 15 वाला एमसीक्यू, व्हेन अ मसल इज एट रेस्ट व्हाट ब्लॉक्स मायोसिन फ्रॉम बाइंडिंग टू एक्टिन। अगर आपकी मसल रेस्ट वाली कंडीशन में होती है तो मायोसिन का जो बल्बस हेड होता है वो आपकी एक्टिन में कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो जाकर बाइंड करता है। वो असल में ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशंस ये एक्टिन ये मायोसिन के हेड एक्टिन से जुड़े हुए नहीं होते। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि उन्हें जुड़ने नहीं देता ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, ट्रोपोमायोसिन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, which triggers the release of calcium ions
फ्रॉम एन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से असल में कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं। तो अच्छा, वो कौन सा फैक्टर है जो कि उन्हें रिलीज करवाता है? तो देखते हैं ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज, बिल्कुल नहीं, ये वो फैक्टर नहीं है। सेकंड चीज, एन एक्शन पोटेंशियल, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी हमारे पास सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल नहीं। और देखें, अगर ये रिलीज होंगे कैल्शियम आयंस तब ही आपके सार्कोमेयर या आपकी मसल, इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी देख लें कि एन इंक्रीज इन कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन, भाई कैल्शियम रिलीज ही नहीं हो रहे तो इनकी कंसनट्रेशन कहाँ और बढ़ेगी? सो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, इन एक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन 17, टी ट्यूब्यूल इन ह्यूमन स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंटेड। अच्छा, ये चीज़ आपको आई थिंक ना सिंध में मिलेगी और ना ही फेडरल की बुक में मिलेगी। ये चीज़ आपको स्पेसिफिकली मिलेगी पंजाब की बुक में। सो ये पंजाब की लाइन है कि भाई टी ट्यूब्यूल्स इन ह्यूमन स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट एट AI जंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ ईच मायोफिब्रिल इज, बुक की लाइन है अगेन। तो हर एक मायोफिब्रिल की जो डायमीटर होता है वो 2 माइक्रोमीटर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पर हमने ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए देख लें, मसल सेल हैज़ मैनी मसल फाइबर्स, नहीं, जो कि मसल सेल्स होते हैं असल में उन्हें ही मसल फाइबर भी कह सकते हैं हम। सो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी देख लें, मसल फाइबर हैज़ मैनी मसल सेल्स, नहीं, मसल सेल्स में अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं, क्योंकि मसल सेल्स को हम मसल फाइबर भी कह सकते हैं। सो ये भी गलत है। ऑप्शन सी देख लें कि मसल सेल हैज़ मैनी मायोफिब्रिल, बिल्कुल ये बात सही है कि मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ऑप्शन डी, सार्कोमेयर हैज़ बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स, ये नहीं कह सकते क्योंकि उन मायोफिब्रिल्स के अंदर आपको ये जो है ना सार्कोमेयर मिलेंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन सी। लास्ट MCQ, which of the following band allows most of the light to pass through it। अच्छा, मैंने आपको अगेन बताया था पहले भी कि आई बैंड होता है और हमारे पास दूसरा ए बैंड होता है। आई बैंड यानी आइसोट्रॉपिक और नॉन पोलराइजर। नॉन पोलराइजर से मुराद कि वो लाइट को पोलराइज या लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि लाइट को अपने अंदर से पास थ्रू कर देगा, पास कर देगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। ए बैंड क्यों नहीं हो सकता? ए बैंड एनाइसोट्रॉपिक और पोलराइजर होता है, मीन्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, बट आइसोट्रॉपिक बैंड जो होता है वो यहाँ पर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। तो आज के लिए बस इतने ही MCQ थे। इंशाल्लाह इसके मज़ीद 20 MCQs हैं, वो हमने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने। आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।